क्षितिज पाठ पुस्तक से पाठ 2 गद्य खंड में पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। पाठ 2 ल्हासा की ओर। पाठ का परिचय। दिए गए वृत्तांत में राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया है। सन 1929 से 30 में लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था। उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद चल रहा था, जिसके चलते भारतीयों का तिब्बत जाना मुश्किल था। लेखक को वहां पहुंचने के लिए भिखारी बनने का नाटक करना पड़ा। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में जानकारी तो दी, साथ ही उन्होंने राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का बखान बहुत ही रोमांचकारी ढंग से किया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। परी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते। ऐसा ही प्रत्येक एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिक्षुमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोरी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चूड़ी में चाय मत कर ला सकते। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन थोंदला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे और भिख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे तो भिख मंगे नहीं, एक भद्रयात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। कि उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। व्याख्या। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है कि तिब्बत जाने के लिए लेखक नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझता था, उसी रास्ते से हमारे देश की वस्तुएं तिब्बत जाया करती थी। सारे रास्तों में पुराने किले थे, जहाँ चीनी फौजें डेरा डाले हुई थी। तिब्बत में रूढ़वादिता का नामो निशान नहीं था। जहाँ जात पात छुआछूत नहीं है, वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं। वहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं, अपनी अथवा परिचित में सभी की सहायता करते। वहाँ का विशेष पेय पदार्थ चाय है। लेखक की मुलाकात मंगोल ने एक सुमित से होती है, जिसे वहाँ के रास्तों का अच्छा ज्ञान है। चूंकि वे भिखारी के वेश में थे, फिर भी उन्हें ठहरने की अच्छी और सुलभ जगह मिल गई थी। जबकि 5 वर्ष के बाद जब वे एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से आए, तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी। अब उन्हें सबसे विकट डांडा थोदला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गाँव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिख मंगे थे और जहाँ कहीं भी वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीप निकाल कुछ ही दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से लंगोकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ा चलेंगे। दूसरे दिन घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। हाड़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व पश्चिम और हिमालय के हजारों से शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किस तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल
मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह तो चढ़ गया और मैं दोनों के सत्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता चला हुआ जा रहा था। जान नहीं पड़ता घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। वह माए का रास्ता ले 1.5 मील चला गया आगे। एक घर में पहुंचने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और जब अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं। मित्र देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहीं भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब हम तेंगरी के विशाल मैदान में तो जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चेरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गाँव में ठहरना हो उसमें भले गंडे बांट दो, मगर आसपास के गाँव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लिहाजा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप में भी बहुत बड़ी कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से चल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मुठों बिहारों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते। खेती देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंत्र है जिसमें कंजूर बुद्धजन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सिर से कम नहीं रही। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हम अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। शब्दार्थ लिखें और प्रश्नोत्तर कल लिखवाएंगे।